जायंट ट्रेन रोबोट जेसीबी स्नेक। गंगापुर नाम का गांव, जहां पर एक रेलवे स्टेशन था। आसपास में और कोई बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं होने के कारण जो भी ट्रेन वहां से गुजरता एक न एक बार वहां पे जरूर रुकता। उस रेलवे स्टेशन पर जयसिंह नाम का एक बुजुर्ग आदमी का वहां पे एक समोसे चाय का स्टॉल था। एक दिन स्टेशन मास्टर, अरे भाई जयसिंह, जरा समोसे वगैरह खिला यार, बहुत भूख लग रही है। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। साहब, आज भी मैडम नहीं उठा पाई क्या सुबह सुबह? जाने दो भाई मैडम को, वो 2 टाइम का रोटी बना के देती है, वही बहुत है। स्टेशन मास्टर वहां से समोसे खा के अपने कैबिन चला जाता है। तभी उसको मेन स्टेशन से कॉल आता है। हेलो सुरेंद्र, आज तुम्हारे गंगापुर रेलवे स्टेशन से बहुत ही खतरनाक पार्सल गुजरने वाला है, तो तुम वहां पे जितने भी लोग हैं उन सबको हटा दो। ठीक है सर, मैं अभी सबको बाहर करता हूँ। स्टेशन मास्टर सबको चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि इस रेलवे स्टेशन से बाहर चले जाओ, यहाँ पे कोई नहीं रहे। उसकी बात को सुन जयसिंह पूछता है, क्या हुआ साहब, सबको बाहर क्यों कर रहे हो? कोई खतरा है क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसे ऊपर से ऑर्डर आया है मैं सबको हटा रहा हूँ। कुछ देर बाद उस रेलवे स्टेशन में एक बहुत ही बड़ा ट्रेन रुकता है। स्टेशन मास्टर उसे जाके देखता है तो उस ट्रेन के पीछे 2 बहुत बड़े बड़े सांप बंधे हुए थे। उस ट्रेन से 2 आदमी उतरते हैं। सर, आप लोग कौन हैं और इतने बड़े सांप को कहां लेके जा रहे हो? हम जियोलॉजी एक्सपर्ट हैं। ये सांप पता नहीं कहां से हमारे वन उद्यान में घुस आया। हमने इसे बहुत मुश्किल से पकड़ा है। अगर इसे दोबारा होश आया तो पता नहीं क्या होगा। हम लोग इसे चेन्नई लेके जा रहे हैं इसका लैब टेस्ट करने के लिए। आप कृपा करके जल्दी से हमारे खाने पीने का व्यवस्था कीजिए, क्योंकि हम और जगह नहीं रुक सकते। सर, आप लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पर इंतजार कीजिए, मैं आपके खाने की व्यवस्था करता हूँ। दोनों जियोलॉजी एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म में बैठे रहते हैं। तभी ट्रेन इंजन से उसका ड्राइवर दौड़ते हुए पास आता है। कितना टाइम लगेगा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पता नहीं यहाँ के हाई टेंशन वायर में पावर अप डाउन हो रहा है। ठीक है, जैसे ही स्टेशन मास्टर हमारे लिए खाना लेके आते हैं तुरंत यहाँ से निकलेंगे। तभी अचानक हाई टेंशन वायर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसके साथ साथ ही पूरी ट्रेन में आग लगकर जोरों का ब्लास्ट होता है और सांप जो बंधे हुए थे उनको होश आ जाता है। सर, देखो देखो, वो सांप होश में आ गए हैं और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो ये सबको मार डालेगा। तभी दोनों सांप अपने आप को छुड़ाकर पूरे स्टेशन को तबाह कर गांव की तरफ चले जाते हैं। और दोनों के दोनों गांव में जाकर लड़ाई करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं। सर, आप जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो ये पूरा गांव बर्बाद कर देगा। दोनों जियोलॉजी एक्सपर्ट तुरंत फोन लगाते हैं और वहां से सेना को बुलाते हैं ताकि इन दोनों सांपों को पकड़ सकें या तो मार सकें। और कुछ ही समय में बहुत सारे सैनिक हेलीकॉप्टर और टैंक लेके वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों सांप सभी को देखते हैं, अपनी लड़ाई छोड़कर दोनों टैंक और हेलीकॉप्टर पे हमला कर देते हैं और कुछ ही समय में सभी हेलीकॉप्टर और टैंक सभी को मार गिराते हैं। साहब, आपने ये क्या मुसीबत ला दिया है गांव में? इसने तो पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। अब हम कहां जाएंगे? आप जल्दी से जल्दी इसका कोई समाधान निकालें। दोनों जियोलॉजी एक्सपर्ट तुरंत फोन लगाते हैं और यहाँ की खबर बताते हैं, लेकिन पता चलता है कि वहां से अभी तुरंत मदद नहीं आ सकती। ये तो बहुत बुरा खबर है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उसकी बात सुनकर ट्रेन का ड्राइवर बोलता है, साहब,
अगर आप लोग बोले तो मैं किसी को बुला सकता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके आने जाने का बहुत खर्चा आएगा। तुम खर्चे का चिंता मत करो, जितना जल्दी हो सके उसे बुलाओ। ट्रेन ड्राइवर तुरंत ही किसी को फोन लगाकर बुलाता है। कुछ ही समय बाद वहां एक बहुत तेज रफ्तार में ट्रेन आता है, जिसके ऊपर एक जेसीबी रखा हुआ था। वो तुरंत आकर सभी स्थिति का जायजा लेता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, इन दोनों सांपों को मैं देख लेता हूँ। ऐसा बोलकर योगेश तुरंत ही अपनी जेसीबी में बैठता है और देखते ही देखते वो जेसीबी एक बहुत बड़े रोबोट में बदल जाता है और गांव की तरफ बढ़ता है। और सांप दिखाई देते ही उनके ऊपर हमला कर देता है और बहुत समय तक लड़ाई होते रहता है। वो सांप इतने बड़े होते हैं कि जेसीबी की ताकत कम पड़ने लगती है। कुछ पार्ट्स आके जेसीबी रोबोट में जुड़ना चालू हो जाते हैं और एक और बहुत बड़ा रोबोट बन जाता है। फिर कुछ ही समय में जेसीबी रोबोट उन दोनों सांपों को मार गिराता है। सभी योगेश का धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम ही है और आप धन्यवाद मत कीजिए, इस चीज का तो मैं पैसे लेता हूँ। ये सभी बातें करते रहते हैं। तभी योगेश की नजर जयसिंह पर पड़ती है। आपका नाम जयसिंह है? क्या आपका कोई लड़का बचपन में खो गया था? हाँ, मगर आपको कैसे पता चला? बाबूजी, मैं योगेश हूँ। मैं बचपन में खोया नहीं था, मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। तभी मैं मौका पाकर वहां से भाग गया और एक घर में जाकर छुप गया, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उसी ने ये सब कुछ मुझे सिखाया है। ऐसा सुनते ही जय सिंह अपने बेटे को गले लगा लेते हैं और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद और ट्रेन आते हैं, दोनों सांपों को ले जाते हैं ताकि ये पता कर सकें कि ये कहां से आए हैं। मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर। एक गांव था जहां जिमी और योगेश नाम के दो बहुत ही घमंडी लड़के थे, जिनके पास पैतृक संपत्ति थी, लेकिन दिमाग के मामले में भगवान ही बचाए ऐसे मूर्खों से। और पैसे का घमंड के कारण वो अपने आप को सर्वोत्तम बताते रहते थे। एक दिन वो बातें कर रहे थे। क्या हुआ जिम्मी, तेरा मूड बड़ा खराब लग रहा है। हाँ यार, कल पापा को बोला था मुझे आईफोन 12 प्रो चाहिए, लेकिन मेरे कंजूस बाप ने मुझे आईफोन 12 मिनी ला कर दिया। इसी कारण मैंने कल से खाना नहीं खाया और जब तक मुझे आईफोन 12 प्रो नहीं लेकर देंगे मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। अबे साले, तू तो अभी पिज्जा खा रहा है, वो भी 4-4। अबे खाना थोड़ी ना खा रहा हूँ, ये तो जस्ट स्नैक्स के जैसा है। हाँ यार, मैं अपने बाप को कब से बोल रहा हूँ कि वो 4 चूड़ियों वाली कार लेने को, लेकिन पापा नहीं दे रहे। सोच रहा हूँ मैं भी 3-4 दिन तक घर में खाना ना खाऊं। वो छोड़, सुना है हमारे देश में टेस्ला आने वाला है। क्या दिखती है वो, क्या बॉडी है उसकी, तू एक बार देखेगा तो तेरी आंखें बाहर आ जाएगी। जब चलती है तो ऐसे लगती है जैसे मॉडल चल रही है। अच्छा, वो लंदन की हीरोइन क्या? वही की हीरोइन ऐसे रहती है, एकदम बम पटाखा। अबे उल्लू, टेस्ला जर्मनी की हीरोइन है। अनपढ़ गवार, साले 7वीं फेल। वही खड़ा मोहन उनकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसता है और हंसते हंसते वो गिर जाता है। अबे साले गवार, वो 4 चूड़ी वाली ऑडी कार है और टेस्ला कोई लड़की नहीं है, कार है जाहिलो। थोड़ा पढ़ लेते तो तुम्हारा क्या जाता बे मूर्खो। ऐसा बोल मोहन बहुत हंसता है और उसकी बातों को सुन जिमी और योगेश को बहुत गुस्सा आता है। जिमी कहता है, क्या कहा हमें, मूर्ख जाहिल गवार। अब तुझे इसकी सजा ऐसी मिलेगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। जिमी और योगेश अपने पास खड़े चमचों से कहते हैं, तुम लोग खड़े क्या हो, इस साले को इतना मारो कि कभी हमको देखे तो इसका सर कभी ना उठे और इसकी अच्छी से धुनाई करके गांव के बाहर वाले खाई में फेंक दो मरने के लिए। सभी उसके चमचे पिटाई करते हैं और उसे गांव के बाहर खाई में फेंक देते हैं। मोहन थोड़ी देर के बाद बाहर निकलने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। हे
एक छोटे से मजाक की इतनी बड़ी सजा। मोहन रात भर वही बैठा रहता है। धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं। मोहन बहुत कमजोर होते जाता है। अब लगता है मैं नहीं बचूंगा, लेकिन एक प्रयास तो और करूंगा। वो ऐसा बोलकर एक अंतिम प्रयास करता है और धीरे धीरे ऊपर पहुंचने वाला होता है कि तभी उसका पैर फिर से फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी उसका हाथ किसी चीज पर अटकता है जो चमक रहा था। मोहन उस चीज को जोर से खींचता है तो उसके साथ नीचे गिरता है। अरे ये क्या है? बड़ा अजीब है, दिखने में तो चिराग जैसे लग रहा है। वो जैसे उस चिराग को घिसता है उससे एक जिन निकलता है और वो कहता है, जो हुक्म मेरे आका, बताओ आपकी 3 इच्छाएं। क्या तुम मेरी सच में 3 इच्छाएं पूरी करोगे? जी हाँ मेरे आका। मेरी पहली इच्छा है कि मुझे यहाँ से निकाल कर घर ले चलो और मुझे एक अमीर आदमी बना दो। जो हुक्म मेरे आका। जिन मोहन को निकालकर घर ले जाता है और उसे बहुत अमीर आदमी बना देता है। जिन जी, अभी आप चले जाओ। जब आपकी जरूरत होगी तब मैं आपको बुला लूंगा। कुछ दिन बाद मोहन गांव घूमने निकलता है। तभी उसको रास्ते में जिम्मी और योगेश मिल जाते हैं। अरे भिखारी की औलाद, तू बच गया, चल इसके पास। क्यों रे, तू बच गया? अब की बार मेरा मजाक उड़ाएगा तो तेरी खाल उतार लूंगा मैं। तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो? गवार अनपढ़ जाहिलो। उस दिन तो मार खा लिया, लेकिन अब नहीं सहूंगा। तो कर क्या लेगा बे? चंगू मंगू, फिर से मारो साले को। चंगू मंगू उसे फिर से मारते हैं, छोड़ चले जाते हैं। बहुत हो गया अब। वो तुरंत घर भागते हुए जाता है और चिराग घिस के जिन को बुलाता है। जिन कहता है, जो हुक्म मेरे आका। जिन, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक बहुत ही हाईटेक गाड़ी ला कर दो जो रिमोट से चलती हो और जो मैं चाहूँ वैसा करे। जैसे आपकी इच्छा मेरे आका। फिर जिन पास में पड़े एक ट्रैक्टर को हाईटेक मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर बना देता है और मोहन को एक रिमोट कंट्रोल दे देता है। फिर उस रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर को चलाकर वो उनके पीछे पीछे चला जाता है और जिम्मी और योगेश के पास पहुंचता है। मोहन अपने रिमोट से कहता है, हे जादुई रिमोट ट्रैक्टर, तुम उन दोस्तों के पास जाओ और जैसा बोलता हूँ वैसा और करते जाओ। ट्रैक्टर वहां जाकर खड़ा रहता है, जिसे देख योगेश चौंक जाता है। अरे जिम्मी, देख वो ट्रैक्टर अपने आप चल के आ रहा है। तभी वो ट्रैक्टर कहने लगता है, क्यों जाहिलो, सीधे साधे लोगों को बहुत परेशान करते हो और उनकी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करते। इस सब का सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। अरे ये क्या बोल रहा है? अरे भाग योगेश, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं, ट्रैक्टर उनको जोर से बिजली का झटका देता है और जिम्मी और योगेश दोनों चिल्लाने लगते हैं। तभी ट्रैक्टर से 2 हाथ निकलते हैं और दोनों को पटक पटक के वो मारता है। मोहन चुपके चुपके ये देख मारो सालों को कहने लगता है। ट्रैक्टर उनको इतना मारता है कि दोनों चलने के लायक नहीं रहते। फिर दोनों वहीं गिर जाते हैं और ट्रैक्टर वापस मोहन के पास चला आता है। ट्रैक्टर में बैठकर मोहन घर चला जाता है और फिर से जिन को बुलाता है। जिन आता है और कहता है, जो हुक्म मेरे आका, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? जिन, आपने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। यही मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम आजाद हो जाओ। जिन ऐसा सुनते ही मोहन का बहुत धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। बिलासपुर में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही शरारती था। लोगों का मजाक बनाना, उनको तंग करना उसका बहुत गंदा आदत था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। तभी वहां की कुछ औरतें जा रही थी तो बिट्टू उनके पीछे से नकली सांप फेंक देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे देखो, सांप 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 सांप। सभी औरतें उस नकली सांप को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उनकी नजर नकली सांप पे पड़ती है। बिट्टू, तू कभी नहीं सुधरेगा, तेरा तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और ये कहकर वहां से औरतें चली जाती है और इस तरह उसकी शैतानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। कुछ दिनों बाद बिट्टू का बर्थडे आया। बिट्टू ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और उनको बहुत ही बदतमीजी से कहा, देखो भाई, जो जो मेरे लिए गिफ्ट लाया है वो घर के अंदर चले जाए
और जो गिफ्ट नहीं लाया है वो अपने घर चले जाए। और उसके आधे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद बिट्टू के पापा घर के दरवाजे से आवाज देते हैं, बिट्टू जरा इधर आना, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। वाह पापा, ये तो बाइक है, जरा इसका हॉर्न तो देखो। और बिट्टू जैसे ही हॉर्न बजाने के लिए जाता है तो देखता है ये बाइक का हॉर्न तो मैजिकल है। और जैसे ही वो हॉर्न बजाता है पास खड़े सारे दोस्त उसके डांस करने लगते हैं। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग डांस क्यों कर रहे हो? पता नहीं यार, हम लोग नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही डांस किए जा रहे हैं। और फिर बिट्टू अपने बाइक का हॉर्न को स्टॉप कर देता है। और जैसे ही हॉर्न स्टॉप होता है सारे लोग डांस करना बंद कर देते हैं। अरे ये क्या हो रहा? और जैसे फिर हॉर्न बजाता फिर लोग नाचने लगते। बिट्टू के सारे दोस्त डांस कर कर के थक जाते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। और रात को बिट्टू सोचने लगता है, पापा ने तो मुझे बहुत ही अच्छा बाइक दिया है और इसका हॉर्न तो बहुत ही शानदार है। अब और मजा आएगा शरारत करने में। क्यों ना मैं इसको कल मैकेनिक के पास ले जाऊं और इसको और मॉडिफाई करवाऊं जिससे ये मेरे हिसाब से चले। और दूसरे दिन बिट्टू वैसा ही करता है और इसको मैकेनिक के पास ले जाता है और उसमें 4 बटन लगवाता है और उस बटन को चालू करता है। उसमें से जादुई म्यूजिक बजती है और आसपास के लोग नाचने लगते हैं। वो खुश होकर बाइक को लेकर निकल जाता है और बिट्टू फिर से शरारत करना शुरू कर देता है। देखता है कि कुछ लड़के खड़े हैं तो वह अपनी मैजिकल बाइक का नंबर 1 हॉर्न बजाता है। और जैसे ही नंबर 1 हॉर्न बजाता है वहां पास में खड़े हुए लड़के डांस करने लगते हैं और वो हंसते हंसते फिर अपना हॉर्न को बंद करके आगे निकल जाता है। और आगे जाते ही देखता है कि कुछ औरतें खड़ी है। वह अपनी बाइक का हॉर्न का बटन नंबर 2 दबाता है। जैसे ही दूसरा बटन दबाता है वहां खड़ी औरतें आपस में बहुत जोर जोर से लड़ने लगती है और एक दूसरे को मारने लगती है। अरे आंटी, आप लोग लड़ क्यों रही हो? अपना अपना काम क्यों नहीं करती? तब उसमें से एक औरत कहती है, अरे पता नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने आप क्या हो रहा है? हम एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं? और फिर बिट्टू हंसते हंसते वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाता है और वहां देखता है कि पेड़ के पास कुछ आदमी खड़े हुए हैं। वो फिर से वहां जाकर के अपनी बाइक का बटन नंबर 3 दबाता है। जैसे ही बटन नंबर 3 चालू करता है वहां खड़े हुए सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। बिट्टू उनसे बोलता है, अरे आप लोगों को क्या हो गया है? क्यों इतने जोर जोर से हंस रहे हो? तब उसमें से एक आदमी कहता है, नहीं भाई नहीं, पता नहीं हम हंस रहे हैं, हम तो हंसते हंसते थक गए हैं, पर पता नहीं हम क्यों हंस रहे हैं, हमें क्या हो गया है। लेकिन बिट्टू को सारी चीज समझ में आ जाता है और वो हंसते हंसते हॉर्न को बजाते हुए निकल जाता है और आगे जाता है। वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, उनके साथ भी शरारत करने की सोचता है और बटन नंबर 4 चालू करता है। जैसे ही बटन नंबर 4 दबाता है वहां से जोर जोर से कुत्ते की भौंकने की जैसे एक दूसरे के ऊपर भौंकने लगते हैं और अजीब से हरकतें करने लगते हैं। बचाओ बचाओ करके भागने लगते हैं और बिट्टू वहां से हंसते हुए वहां से चला जाता है। इस तरीके से बिट्टू रोज अपने गांव के लोगों को अपने मैजिकल हॉर्न से परेशान करता है। कुछ दिनों में गांव के सभी लोग बहुत परेशान होने लगे। अरे यार, ये क्या हो रहा है? कल मैं और मेरी बीवी बैठे थे और अचानक नाचने लगे। हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हम लोग ऐसे ही बैठे थे
और फिर एक दूसरे को मारने लग गए। कुछ तो गलत हो रहा है गांव में, कहीं भूत तो नहीं आ गया। कुछ भी बोलता है यार तू भी, दिन में भूत आता है क्या? मुझे तो किसी की शरारत लगती है। शरारत? लेकिन भाई हमको कंट्रोल कोई कैसे कर सकता है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक उपाय है ये पता लगाने का कि ये कैसे हो रहा है। वो कैसे? सुन संतोष, तू ना कल गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर और चौराहे पर रुको। मैं और कालू दूर से नजर रखेंगे कि ये मामला क्या है। प्लान के हिसाब से संतोष गांव वालों को चौराहे पर इकट्ठा करता है और कालू रामू दूर से नजर रखते हैं। कुछ देर बाद वहां बिट्टू आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे लोग, आज तो बोनस हो गया, आज तो फुल मजा आएगा। फिर बिट्टू अलग अलग बटन दबाता है और सभी लोग कभी डांस करते, कभी लड़ाई करते, कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। पीछे से कालू और रामू बिट्टू को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छा बेटा, इन सब के पीछे तेरा हाथ था, अब सिखाते हैं तुझे मजा। और फिर रामू हॉर्न बजाता और बिट्टू नाचने लगता। बहुत देर तक नाचने के बाद अपने आप को मारने लगता है। धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो जाती है। भैया भैया मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा भैया, प्लीज माफ कर दो। अभी कहाँ, अभी तो और नाचना है। और फिर बटन दबाता है। भैया भैया मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर कुछ देर बाद सभी लोग बिट्टू को उसके पापा के पास ले जाते हैं और सारी बातें बता देते हैं। पहले तो बिट्टू के पापा उसको खूब पीटते हैं, फिर बिट्टू का बाइक और हॉर्न दोनों तोड़ देते हैं। गॉडजिला और इंसानों की लड़ाई, गॉडजिला पर हमला। धरती के सुदूर जंगलों के बीच एक कबीला था, जहां के लोग देश दुनिया से बहुत परे थे। वहां बाहर के लोगों को उनके बारे में कुछ खास पता भी नहीं था, बस अफवाहें ही सुने थे। और वहां के लोग एक बहुत विशाल जानवर की पूजा करते थे, जिसे वहां के लोग गॉडजिला कहते थे। और वो गॉडजिला उस गांव के लोगों की रक्षा करता था। उस गांव से हजारों किलोमीटर दूर एक शहर था, जहां पर ठाकुर रंजीत सिंह नाम का एक बहुत बड़ा धनवान आदमी था। उसने जीवन भर बहुत बुरे काम किए हैं और उससे बहुत पैसा कमाया है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत बूढ़ा होने लगा। और कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत इतनी खराब होने लगी कि वो कुछ दिनों का ही मेहमान था। क्या मतलब इतना दौलत कमाने का जो मेरा कुछ काम ही नहीं आ पा रहा है। बस अब मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? आप चिंता मत करो, मैंने आज दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाया है। वो कुछ ही देर में आ जाएंगे, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और कुछ देर बाद वो साइंटिस्ट आ जाते हैं और फिर उन्हें रंजीत सिंह का असिस्टेंट पूरी बात समझा देता है। हम सब कुछ समझ गए हैं सर, और हम इसके बारे में बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों से हम चूक रहे हैं। पता नहीं हम कहां गलती कर रहे हैं। तभी एक असिस्टेंट साइंटिस्ट वहां दौड़ते हुए आता है, जिसे देख हेड साइंटिस्ट कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको लैब में रुकने बोला था ना? सर मुझे पता चल गया है कि हम कहां गलती कर रहे थे। हम कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लें, हम उम्र बढ़ाने वाला सीरम नहीं बना सकते। लेकिन मैंने पता किया है कि धरती के बीच एक छोटा सा कबीला है जहां पर रेड ऑर्किड मिलता है, लेकिन वो ऐसा वैसा रेड ऑर्किड नहीं है। उसका रस पीने से लोगों का उम्र कम होने लगता है और इसी कारण वहां के लोग कभी बूढ़े ही नहीं होते। क्या बात कर रहे हो? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया रेड ऑर्किड के बारे में? सर आपने ही कहा है ना, जब तक आप
100% श्योर ना हो किसी को नहीं बताना चाहिए। इसी कारण मैं चुपचाप इसका रिसर्च और स्टडी कर रहा था और मैंने सब कुछ पता कर लिया है कि कहाँ जाना है। वाह वाह, क्या बात है। तुम लोग जल्दी से जाकर वो फूल लेकर आ जाओ। अगर तुम लोग सफल हो गए तो तुमको मैं सोने से तौल दूंगा। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको बहुत सारे हथियारबंद लोग चाहिए और हेलीकॉप्टर भी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। और मैंने एक बहुत बड़े जानवर के बारे में भी सुना है जो उनकी रक्षा करता है। तुमको जो चाहिए वो सब मिलेगा, बस तुम लोग वो रेड ऑर्किड ले आओ। दूसरे दिन ही 2 साइंटिस्ट और कुछ हथियारबंद लोग फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के साथ उस कबीले की तलाश में निकल जाते हैं और कुछ दिनों तक पूरा जंगल छान मारने के बाद आखिरकार उनको वो कबीला मिल ही जाता है। असिस्टेंट साइंटिस्ट पायलट को बोलता है, सुनो, तुम हेलीकॉप्टर को उस कबीले के बाहर मैदान में लैंड कराना, उनको पता नहीं चलना चाहिए, हम वहीं पर अपना कैंप लगाएंगे। सभी लोग उस कबीले के बाहर लैंड कर अपना कैंप लगाते हैं और दूसरे दिन दोनों साइंटिस्ट और कुछ लोग उस रेड ऑर्किड की तलाश में निकलते हैं और कुछ समय बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। देखो, वो रहा रेड ऑर्किड, जाओ जल्दी से इसे बैग में लेके आओ और संभल के, नीचे खतरा है। जैसे ही वो लोग उस रेड ऑर्किड को लेने के लिए निकलते हैं, वहां पर कबीले के लोग आ जाते हैं। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और किसकी इजाजत से यहाँ आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो खामखा मारे जाओगे। कौन हो तुम लोग? ये क्या तुम्हारी पुरखों की संपत्ति है जो इनमें अपना हक जता रहे हो? ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये हमारा धरोहर है, हम सदियों से इसकी रक्षा करते आ रहे हैं और दुनिया से छिपा रहे हैं ताकि लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सके, नहीं तो भगवान का बनाए नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। वो हम नहीं जानते। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद ही होगे। हम मरने से नहीं डरते, चाहे जो हो जाए, हम इसको गलत हाथों में लगने नहीं देंगे। अच्छा, तुम्हारी जैसी इच्छा। सैनिकों, भून दो इनको गोलियों से। ये सुनते ही लोग उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। फिर वो कबीले वाले उन गोलियों से बचने का प्रयास करते हैं, जिससे कुछ लोग बहुत घायल हो जाते हैं। तभी एक कबीला वाला अपने मुखिया से कहता है, सरदार, अभी हमको यहाँ से निकलना चाहिए, तभी हम इस फूल की रक्षा कर सकते हैं। आप भूल रहे हैं हमारे रक्षक गॉडजिला को, वही इनको सबक सिखाएंगे। तुरंत सभी कबीले वाले वहां से चले जाते हैं, जिसे देख सभी लोग बहुत हंसते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कैसे दुम दबा के भागे। अगर अब ये दोबारा दिखे तो जान से मार डालना। और फिर सभी लोग वो रेड ऑर्किड लेके अपने कैंप वापस चले जाते हैं और फिर सभी गांव वाले अपने कबीले जाकर अपने गॉडजिला की पूजा करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक विशाल गॉडजिला वहां आ जाता है। फिर सभी लोग उसको सारी बातें बता देते हैं। फिर वो गॉडजिला उन सभी लोगों के कैंप की ओर निकलता है और कुछ समय बाद वहां पहुंच जाता है और सभी पे हमला कर देता है। सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग इतने बड़े जानवर को देखकर डर जाते हैं और फिर कुछ समय में सभी लोग उस गॉडजिला पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कुछ असर ही नहीं होता। फिर कुछ लोग फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से भी हमला करते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और फिर गॉडजिला उन पर हाइपर बीम से हमला कर देता है और कुछ समय में सभी हेलीकॉप्टर और जेट में जोरों से ब्लास्ट हो जाता है और सभी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक हेलीकॉप्टर बच जाता है, जिसमें पायलट साइंटिस्ट अधमरी हालत में वहां से भागते हैं। वो गॉडजिला उनका पीछा करता है, लेकिन वो बच के वहां से निकल जाते हैं और ठाकुर रंजीत सिंह के घर में लैंड करते हैं और ठाकुर रंजीत सिंह से मिलने जाते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुम लोग आ गए। कहाँ है मेरा रेड ऑर्किड? जल्दी दो, अब और बूढ़ा नहीं रहना मुझे। सर, हम रेड ऑर्किड तो ले ही लिए थे, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा जानवर आ गया
और हमारे कैंप में हमला कर दिया। जितने भी लोग थे वो सभी मारे गए, बस हम 3 लोग ही बचे हैं। ये सुन रंजीत सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो लोगों को गोली मार देता है, जिसे देख वो साइंटिस्ट बहुत डर जाता है। सर मुझे माफ कर दो, हम क्या कर सकते थे? वो बहुत ही विशाल था, हमारे कोई भी गन का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। सभी जेट से, हेलीकॉप्टर से भी हमला किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसका अब हम क्या करें? अगर हम बच के नहीं आते तो आपको उस रेड ऑर्किड का लोकेशन का पता कैसे चलता? अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से और तैयारी करो, मैं सोचता हूँ कि आखिर उसका करना क्या है। फिर वो साइंटिस्ट वहां से चला जाता है और रंजीत सिंह अपने सभी लोगों के साथ वहां बैठकर मीटिंग करता है।